गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ जी, राइगर मोर्टिस बता दिया था आपको ना क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, or we can say types of skeletal muscle. तो देखिए ह्यूमंस बॉडी में ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये दो तरह का होता है। एक लिखते हैं रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर, और इससे रेड मसल बनता है, और एक व्हाइट मसल होता है। एनिमल्स में ये जो दो तरह के मसल फाइबर होते हैं, रेड एंड व्हाइट कहा जाता है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एनिमल्स में स्केलेटल मसल्स के दो टाइप होता है, रेड मसल भी होता है और व्हाइट मसल भी होता है। जैसे आप रेड मीट खाते हैं ना, सुना होगा रेड मीट है, जैसे आप गोट खाते हो या बीफ खाते हैं या फिर पोर्क खाते हैं, आप खाते हो ना, पोर्क, बीफ, मटन, गोट मटन जो होता है, भेड़ का मटन भी लोग यूज करते हैं। तो ये जो मटन है ये रेड मटन होता है, और जो चिकन वगैरह जो आप यूज करते हैं वो थोड़ा व्हाइटिश कलर का होता है, व्हाइट मीट कहते हैं उसको आप। तो ये रेड और व्हाइट का मतलब है, इसका मतलब क्या है बताओ, याद रखिएगा, स्केलेटल मसल्स के दो टाइप होते हैं, रेड एंड व्हाइट। अब इसमें फर्क क्या है देखो, जो रेड मसल फाइबर होता है, देखो रेड मसल फाइबर का डायमीटर कम होता है, इसका डायमीटर कम होता है, लेस डायमीटर होता है, बट इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, इसका नंबर बहुत ज्यादा यहां पर होता है। ये पिगमेंट है देखो यहां पर, इस पिगमेंट को मायोग्लोबिन कहा जाता है, मायोग्लोबिन कहते हैं। आयरन कंटेनिंग होता है, देखो इसमें आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कहते हैं इसको। और यहां पर बहुत नंबर में, बहुत ज्यादा नंबर में यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। एम का मतलब यहां पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से इसका अपीयरेंस रेड होता है, ठीक है। तो रेड मसल फाइबर है देखो। व्हाइट मसल फाइबर में इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका जो डायमीटर होता है ज्यादा होता है, देखो मोर डायमीटर है इसका, मोर डायमीटर कहा जाता है। और इसके अंदर मायोग्लोबिन का नंबर बहुत पुअर मेथड है, वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट रहता है, वेरी नेग्लिजिबल नंबर ऑफ मायोग्लोबिन। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पुअरली डेवलप होता है, दे आर वेरी पुअरली डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंट मानते हैं ऑलमोस्ट, ऐसा मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे फंक्शन नहीं होता, बहुत होता भी है तो बहुत पुअरली डेवलप्ड कहते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है, ग्रेट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर इन केस ऑफ रेड मसल। तो एक तो पिगमेंट नहीं होता है यहाँ पर, देखो मायोग्लोबिन का नंबर पुअर है, ना के बराबर होता है, वेरी पुअर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है देखो, वेरी पुअर नंबर,
और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे डेवलप नहीं है, देखो। और देखो यहाँ पर इसमें कहते हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मोर डेवलप होता है, ये यहाँ पे मोर डेवलप होता है। और यहां पर ये जो रेटिकुलम होता है ये लेस डेवलप होता है, रेटिकुलम यहां पर लेस डेवलप रहता है। रेटिकुलम ज्यादा होता है, देखो यहाँ पर डेवलप ज्यादा होता है व्हाइट में, रेटिकुलम लेस डेवलप कहां मिलेगा आपको, रेड वाले पार्ट में, ठीक है। और देखो अब क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है तो इसको एरोबिक मसल फाइबर कहते हैं, एरोबिक मसल फाइबर कहते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें फंक्शनिंग होता है, एरोबिक मसल फाइबर कहते हैं इसको। और इसमें क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तो है ही नहीं तो ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होती इसको, तो इसको बेसिकली हम एनएरोबिक मसल फाइबर कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसको स्लो ट्विच मसल फाइबर कहते हैं, स्लो ट्विच, TWICH, स्लो ट्विच मसल फाइबर कहते हैं इसको। और इसको फास्ट ट्विच मसल फाइबर कहा जाता है। मतलब क्या है इसका कि स्लो ट्विच मसल फाइबर कहने का मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, इसका जो एक्टिविटी है वो स्लो होगा लेकिन काफी लंबे समय तक होता है। क्योंकि अगर देखेंगे आप तो अगर आपका एरोबिक मसल फाइबर है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी एक्यूमुलेट नहीं करता, तो फैटिगनेस देर से आता है। मतलब कह सकते हैं कि स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें बट लंबे समय के लिए होता है। याद रखिएगा रेड मसल फाइबर में क्या लिखते हैं, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यू टू लैक ऑफ, या ऐसे कहते हैं ड्यू टू डिलेड एक्यूमुलेशन, ड्यू टू डिलेड accumulation of lactic acid, लैक्टिक एसिड जमा होगा, बहुत स्लो जमा होता है, बहुत धीरे धीरे जमा होता है, तो ये जल्दी फैटिक नहीं होता। फैटिकनेस वहां पे होगा जहां पे एनारोबिक प्रोसेस होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करेगा तो जल्दी फैटिक होता है। तो यहाँ क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन कहा जाता है। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें बट टाइम बहुत स्लो होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी क्या जमा होगा बताओ, ड्यू टू फास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहां लिखते हैं क्या, देखो डिलेड फैटिगनेस आता है, डिलेड फैटिगनेस आता है इसमें, और इसमें
अर्ली फैटिगनेस आ जाता है, अर्ली फैटिगनेस यहाँ पे थक जाता है, डिलेड होता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बहुत स्लो जमा होगा और इसमें जल्दी आप थक जाएंगे क्योंकि लैक्टिक एसिड फास्ट एक्यूमुलेट होता है बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक एरोबिक है और एक एनारोबिक होता है, समझ में आ गया? क्योंकि देखो यहाँ पे कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा मिलेगा ना, ये कैल्शियम को स्टोर करता है, यहाँ पे कैल्शियम का स्टोरेज ज्यादा होता है, यहाँ पे कैल्शियम का स्टोरेज कम होगा। तो कैल्शियम जितना ज्यादा आपके मसल फाइबर में होगा उतना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रेटिकुलम डेवलप्ड है, ऑब्वियस सी बात है वहां कैल्शियम ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, और कैल्शियम अगर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा ऑब्वियस सी बात है वहां कॉन्ट्रैक्शन भी उतना फास्ट होता है। मोर कैल्शियम स्टोरेज कहां पे बताओ? व्हाइट मसल फाइबर में, एंड दैट्स व्हाई दे डू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, दे डू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे रेटिकुलम देखो लेस डेवलप होता है, तो कैल्शियम ज्यादा स्टोर नहीं होता है यहाँ पे, और कैल्शियम अगर स्टोर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें उतना तेज कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है। समझ में आ गया? अब देखो ये मसल कहां पर आप देखेंगे, जैसे अगर आप देखो तो वैसे लिखो ह्यूमंस में क्या लिखते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है, ऑल मसल्स आर, ऑल स्केलेटल मसल्स आर, ऑल स्केलेटल मसल्स आर इंटरमीडिएट टाइप कहते हैं। इसका मतलब होता है रेड भी होता है व्हाइट भी होता है, कहीं रेड ज्यादा होता है कहीं व्हाइट ज्यादा होता है। देखो ये याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग्स में कोई भी मसल पूरी तरह से रेड नहीं होता और कोई भी पूरी तरह से व्हाइट नहीं होता, इंटरमीडिएट टाइप होता है, कहीं रेड ज्यादा है कहीं व्हाइट कम है। तो रेड और व्हाइट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप देखो आपका ये जो आईलिड के मसल्स होते हैं वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो ऊपर नीचे फास्ट होता है उसमें, तो उस मसल्स में क्या होगा बताओ? व्हाइट का पार्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, रेड कम होता है वहां पे जहां फास्ट कॉन्ट्रैक्शन चलना है। अब हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो आप फास्ट, क्या इतना फास्ट आपका पैर हो सकता है क्या? जैसे हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है देखो ऐसे ऐसे, क्या इतना फास्ट आप पैर भी मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि ये यहां पर आपका व्हाइट का पार्ट रिस्पेक्टिवली ज्यादा होगा इन रिस्पेक्ट टू योर लेग। तो जिस मसल्स में ज्यादा फास्ट एक्टिविटी हो रहा है ऑब्वियस सी बात है उसमें व्हाइट का पार्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन आप बहुत देर तक ये ऐसे नहीं कर सकते, आपका हाथ थक जाएगा क्योंकि वहां क्या जमा हो जाएगा बताओ? लैक्टिक एसिड। तो हमारे बॉडी में मसल्स के ये दो टाइप्स हैं, देखो रेड और व्हाइट का मिक्सअप होता है। जैसे आईलिड मसल देखो, अगर मैं बात करूं देखो आईलिड मसल देखो, जो आईलिड के मसल्स होते हैं इसमें मोर व्हाइट होता है। हमारा जो बैक मसल होता है उसमें मोर रेड होता है। जो थाई मसल्स होते हैं उसमें आपको रेड ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कोई भी मसल पूरी तरह से रेड नहीं होता, कोई भी मसल पूरी तरह से व्हाइट नहीं होता। इट इज ए मिक्सअप, मिक्सिंग कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट टाइप कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप देखिए जैसे कबूतर को देखो, और आप जो आप जानते हैं जो वल्चर वगैरह होता है या जो ईगल वगैरह होता है, तो पिजन में देखिए आप उसके पंख बहुत फड़फड़ाते हैं, बहुत तेज फड़फड़ाते हैं वो, लेकिन बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, वो बहुत दूर तक वो फ्लाई नहीं कर सकते। देखिए आप, आपके सामने एग्जाम्पल है, सी अ पिजन फ्लाइंग मोड,
पिजन जब फ्लाई करता है तो उसका पंख बहुत तेज फड़फड़ाता है ना, लेकिन वो तुरंत बैठ भी जाता है। लेकिन आप देखो जो बाज वगैरह होता है, जो ईगल वगैरह होता है, वो आसमान में बहुत लंबे समय तक अपने विंग वैसे करते रहता है और वो माइल्स टू माइल्स दे फ्लाई और वो थकते भी नहीं है। तो क्या मतलब इसका बताओ कि जो छोटे साइज के बर्ड्स होते हैं, स्पैरो है या पिजन है, उसके उसके जो विंग के मसल्स होंगे वहां व्हाइट ज्यादा मिलेगा, व्हाइट मसल होता है वहां पर। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स, ईगल में, वल्चर में, उसके पंख में क्या मिलेगा बताओ, उसके मसल्स में ज्यादा क्या होगा, रेड का पार्ट ज्यादा होता है। तो स्पैरो में, पिजन में वो व्हाइट मसल फाइबर होता है एक्चुअली, और वल्चर में, ईगल में, उसमें क्या मिलेगा बताओ, उसमें रेड मसल फाइबर मिलेगा। तभी वो माइल्स टू माइल्स फ्लाई करते रहते हैं, उनमें थकान नहीं होता जल्दी। लेकिन आप पैरेट को देख लो, पिजन को देख लो, ये बहुत दूर तक फ्लाई नहीं कर सकते, उसको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मसल्स में क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर की बात कर रहे हैं। तो जहां व्हाइट होगा वो तुरंत काम करेगा, लेकिन वो थक जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी। एक और चीज देखो, जैसे अगर आप बात करें जैसे स्प्रिंटर, जैसे 100 मीटर दौड़ने वाले और 200 मीटर दौड़ने वाले, जो जो देखा होगा, जो स्प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, 100 मीटर 200 मीटर वाले जो होते हैं, उनकी थाई में, हाँ जी, जो भी आप उसेन बोल्ट है और भी कई सारे हैं, उनके थाई मसल्स में वो प्रैक्टिस के थ्रू जितना ज्यादा आप फास्ट वर्क करेंगे ना, तो आपके मसल्स में वाइट का पार्ट थोड़ा एक्सपेंड करता है। बेटा सब में मसल्स वही होते हैं, बट मसल फाइबर का अमाउंट आप वेरी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आप बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं 100 मीटर 200 मीटर भागने के लिए, तो आपके थाई मसल्स में रेस्पेक्टिवली व्हाइट मसल फाइबर का अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसीलिए देखो, ये जो 100-200 मीटर दौड़ने वाले होते हैं, इनके बॉडी बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि व्हाइट का डायमीटर ज्यादा होता है, तो ये वेल मस्कुलर होते हैं। अब देखिए, जितने भी 100-200 मीटर दौड़ने वाले रेसलर्स होते हैं, सॉरी जो स्प्रिंटर्स होते हैं, हाँ जी, और मैराथन में रेट ज्यादा मिलेगा आपको। यस, अब समझ में आ रहा है? जो मैराथन रनर्स होते हैं, जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भागते हैं, उनमें रेट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको तेज भागना नहीं है, उनको लंबे समय तक भागना होता है। बट जो 100-200 मीटर वाले होते हैं, स्प्रिंटर्स जो होते हैं, दे डेवलप मोर अमाउंट ऑफ व्हाइट मसल फाइबर, बिकॉज इट एक्ट वेरी फास्ट। आपको 9 सेकंड में, 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है, तो आपको बहुत तेज भागना पड़ेगा ना। और तेज भागने के लिए आपकी थाई में क्या डेवलप होगा, ज्यादा अमाउंट में व्हाइट मसल। और व्हाइट मसल जहां ज्यादा होगा, उनका मसल्स भी ज्यादा डेवलप हो जाता है। दे लुक मोर मस्कुलर बिकॉज ऑफ मोर थिकनेस। देखो, इसका डायमीटर ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो मोहन और सोहन, मान लो मोहन और सोहन दो रनर है, मोहन स्प्रिंटर है और जो सोहन है वो मैराथन रनर है। तो मोहन का जो बॉडी होगा वो वेल मस्कुलर होगा इन रिस्पेक्ट टू सोहन, क्योंकि सोहन तो धीरे धीरे भाग रहा है। तो बाय द प्रोसेस दे डेवलप मोर अमाउंट ऑफ रेड मसल फाइबर, बट बाय द प्रोसेस मोहन डेवलप मोर अमाउंट ऑफ white muscle fiber, and that's why Mohan is more muscular in respect to Sohan. समझ में आ गया? चलिए, और ये एनसीईआरटी में भी समझाया गया है, इतने डिटेल से नहीं बताया गया है, बट आपके एनसीईआरटी के पेज में ये सब लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो नजर नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अब साफ करूं यहां से। अब देखो, टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल।
तो देखो ये दो तरह का होता है, एक सिंगल यूनिट कहते हैं और एक मल्टी यूनिट होता है। ये क्या है देखें, अब जैसे मान लो ये एक मसल है और इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। ऑल द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर जनरल कॉमन फंक्शन। एक ही फंक्शन के लिए सभी मसल में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन आता है, और मल्टी यूनिट में ऐसा नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आपके इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, यूनिट वाइज नहीं होता है, मल्टी यूनिट कहते हैं। तो एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्शन हो सारे के सारे मसल्स में, वो सिंगल यूनिट वाला पार्ट होता है। तो क्या लिखते हैं देखो, ऑल द मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स simultaneously for function। और यहां देखो क्या होता है, यूनिट वाइज कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एंड हेंस they do not contract at a time एक समय पे सारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे देखो अगर मैं कहूं देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द smooth muscle of alimentary canal, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सोचो अगर यूरिनरी ब्लैडर में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा सारे मसल्स में, तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ योर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली? तो क्या होगा, समझ रहे हो ना? वो फिर आप घंटों खड़े रह जाएंगे फिर। हाँ देखो अच्छे से समझ में आ गया इसको। हाँ, और अगर मल्टी यूनिट की बात करें, जैसे मान लो ब्लड वेसल होता है, तो ब्लड वेसल्स में आप देखिए पूरे बॉडी में जहां जहां ब्लड वेसल्स है उनमें कभी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है। एक पर्टिकुलर पार्ट के आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बाकी दूसरी जगह नहीं होगा। तो ब्लड वेसल के अंदर जो स्मूथ मसल है वो मल्टी यूनिट का एग्जांपल होता है। क्या लिखना है इसको, क्या लिखते हैं, स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल कहा जाता है, इसको मल्टी यूनिट कहा जाता है। समझ में आ गया? तो जैसे स्केलेटल मसल्स के दो टाइप थे, स्मूथ के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है ना? बट फर्क ये है कि स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपका वॉलंटरी होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। ये तो फर्क है ना, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन आपके विल से कंट्रोल होता है, वॉलंटरी कंट्रोल होता है। देखो, और इसका कंट्रोल यस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यही होता है ना तुम्हारा, सिंगल यूनिट कहते हैं।
जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है वो भी सिंगल यूनिट का एग्जांपल होता है। अरे पेरिस्टाल्टिक तो एक ही साथ स्टार्ट होगा ना पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिंगल होता है और ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलता है, इसोफेगस से लेके रेक्टम तक। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल। और कार्डियक मसल का कोई टाइप नहीं होता, वो इसी तरह का होता है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियक मसल, इट इज ऑफ ओनली वन टाइप। तो ये आप याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल। समझ में आ गया इसको मिटाओ? तो देखो कैरेक्टरिस्टिक कहता है इसको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। पढ़ाई कर लो, गाना बाद में सुन लेना। Repeat here now, characteristic of skeletal muscle fiber। तो skeletal muscle fiber के देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 1, there is term called excitability। Number 2 is called contractibility। Number 3 is called elasticity। And number 4 is called conductivity कहते हैं। नहीं, excitability, contractibility, elasticity and conductivity। जब आपके जब मसल फाइबर को स्टिमुलस मिलता है तो उसके मेम्ब्रेन एक्साइट होता है और वो करंट को आगे ट्रांसफर भी करता है, कंडक्टिविटी कहा जाता है इसको। कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वो अपने पोजीशन पे आता है। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी है, इलास्टिसिटी भी है, कंडक्टिविटी भी है और एक्साइटेबिलिटी भी होता है। समझ में आ गया? इसके अलावा देखो नंबर 5 कहते हैं ऑल और नन। जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है, ऑल और नन प्रिंसिपल फॉलो होता है। या तो यस या तो नो, बीच में कुछ नहीं होता। जैसे मान लो, अब देखो इसका मतलब समझ में क्या कह रहा हूं। मान लो कि ये एक मसल फाइबर है, मान लो ये एक, मान लिया जाए ये एक मसल फाइबर है, सिंगल मसल फाइबर है, और मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन अगर इफ इट गेट 10 millivolt of stimulus, 10 मिलीवोल्ट का जब इसको स्टिमुलस मिलेगा तो मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इफ इट जनरेट, मान लो इसने 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया, फोर्स जनरेट किया इसने। समझ में क्या बोल रहा हूं? कि मान लिया जाए एक मसल, अब बेटा वो सर्किट वगैरह का पता नहीं है, यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि 10 मिलीवोल्ट का अगर मान लो हमने पोटेंशियल जनरेट किया है एक मसल फाइबर पे, और इसके रिस्पांस में मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन आता है,
and contraction generate force, and the dimension या the magnitude जो force का है वो 10 न्यूटन का मान लो. In response to 10 millivolt, our muscle fiber generate 10 न्यूटन force. ये समझ में आ गया आपको? अब अगर मान लिया जाए, अगर मान लो सेम मसल फाइबर को, देखो वही मसल फाइबर है, देखो ये, अब इसको मैंने 9 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दिया, 9 मिलीवोल्ट का, तो आपको क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्शन? तो याद रखना, नो कॉन्ट्रैक्शन. और अगर मान लो हमने अगर इसी मसल फाइबर को अगर हमने इसको 20 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? 20 मिलीवोल्ट पे, 20 मिलीवोल्ट पे भी कितना होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर, और इस कॉन्ट्रैक्शन से केवल 10 न्यूटन का ही फोर्स जनरेट होता है. मतलब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, देखो, तो 10 मिलीवोल्ट यहां क्या बताओ, क्या बोलते हैं इसको? इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है. दस से कम दोगे, 10 से कम दोगे तो कोई काम नहीं करेगा, और 10 से ज्यादा देंगे तो उतना ही काम करेगा. देखो कोई भी मसल फाइबर पार्शियल वर्क नहीं करता है. मसल फाइबर का फंक्शन हमेशा फुल स्ट्रेंथ पे होता है. उसको अगर एक्टिवेट कर दिया आपने तो मसल फाइबर विल जनरेट द मैक्सिमम द कॉन्ट्रैक्शन. 9 मिली वोल्ट देंगे कुछ नहीं होगा, देखो जीरो हो गया ना, नो कॉन्ट्रैक्शन. 9 पे कुछ नहीं होना है, और 20 पे 20 नहीं हो जाएगा, 20 पे भी 10 ही रहेगा. या तो होगा या तो नहीं होगा, बस यही है. 20 देंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो काम 10 वाला ही करेगा, और 10 देंगे तो 10 वाला ही करेगा. समझ में आ गया? हाँ, ये 30 मिली वोल्ट पे भी 10 वाला ही काम करेगा. वो तो दिया, या तो काम करेगा, पूरा करेगा, या तो नहीं करेगा. बीच बीच का कुछ नहीं होता है कि थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं. मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन हमेशा अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे होता है, याद रखना. मसल फाइबर ऑलवेज जनरेट full strength of if it get its threshold stimulus. अगर थ्रेशोल्ड मिल गया तो वो पूरा काम करेगा, बीच बीच में काम नहीं होता. या तो होगा और नन कहते हैं. या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो नहीं होगा. 10 पे देंगे तो 10 ही होगा, और 20 पे देंगे तो 10 ही होगा. और 9 दे दिया तो कुछ नहीं होगा. 9.9 दे दिया तो कुछ नहीं होगा, उसको 10 चाहिए कम से कम. हाँ भाई, समझ में आ गया? अब देखो, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मान लो ये मान लो एक मसल है, ये एक मसल है, और इसमें कई सारे मसल फाइबर हैं. ये सब इसका क्या बताओ, एक मसल फाइबर है. सपोज अ मसल कंटेनिंग मेनी मसल फाइबर्स. और ऐसा मान लो, हाँ बेटा 10 एग्जाम्पल के लिए है, ये कोई डेटा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, 10 जस्ट एग्जाम्पल के लिए है. ध्यान देखिए. अब मान लो कि एक मसल है, देखो इसमें कई सारे मसल फाइबर हैं, 1 2 3 4, हमने 4 बना दिया. अब मान लो इसको चाहिए 10 मिली वोल्ट का पोटेंशियल, इसको चाहिए 20 का, इसको चाहिए 30 का,
और इसको चाहिए 40 का। देखिए, एक ही मसल में कई सारे मसल फाइबर्स हैं और सबका अलग अलग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। ये भी होता है कि एक ही मसल में कई सारे मसल फाइबर्स होते हैं, ऑल हैव डिफरेंट व्हाट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। A single muscle may contains many muscle fibers and all muscle fiber has different threshold stimulus. अब मुझे बताओ, अगर आपने इस मसल में 30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल दिया है और मान लो ये जनरेट करता है 5 न्यूटन का फोर्स, ये जनरेट करता है 10 न्यूटन का फोर्स, ये करता है 15 का और ये करता है 20 का। तो अगर आपने 30 मिली वोल्ट का दिया है तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, मतलब 5, 10 और इसमें 15 ऐड हो जाएगा एक न्यूटन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी रुक जाओ, अभी मेरी बात समझो। पहले हमने 30 का दिया है तो देखो ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी भी काम करेगा, डी काम नहीं करेगा। देखो तो 30 मिली वोल्ट में 5 भी कोई मिल गया, 10 को भी मिल गया, 15 को भी मिल गया, मतलब अभी कितना हो गया? 5, 15, 30 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो गया। और अगर आप 40 मिली वोल्ट दे देंगे तो क्या होगा बताओ? 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा और 20 भी होगा, एंड दैट बिकम्स 50 न्यूटन। देखिए इसको समेशन कहता है। देखो इस तरह के एडिशन को समेशन वैल्यू कहा जाता है, समेशन वैल्यू कहते हैं। तो कई सारे मसल फाइबर का, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कम देंगे तो जैसे मान लो केवल 10 का दिया, केवल 10 का, तो 10 में एक ही मसल काम करेगा, फाइबर काम करेगा। 20 दोगे तो 2 करेगा, 30 देंगे तो 3 करेगा और 40 देंगे तो सब करेगा। तो जैसे जैसे आपका स्टिमुलस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा मसल फाइबर काम करेंगे। अब ये बताओ, आप अपने हाथ से एक किताब उठा रहे हो और एक बाल्टी, पानी से भरा हुआ बाल्टी उठा रहे हो, क्या दोनों में सेम फोर्स जनरेट होता है? इसमें क्या नहीं समझ में आया? अगर ज्यादा भारी बकेट उठाएंगे तो बहुत सारे मसल फाइबर यहां काम करेंगे। अगर आप हल्का चीज उठाओगे तो कुछ ही मसल फाइबर वहां पे काम करेंगे। ठीक है ना? तो आपके एक मसल में कई सारे मसल फाइबर्स होते हैं, हर मसल फाइबर का अलग अलग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लिखा हुआ है हमने। तो अगर आपने यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा कि ये मसल है, इसमें एबीसीडी मसल फाइबर है, ए का थ्रेशोल्ड 10 है, बी का थ्रेशोल्ड 20 है, सी का थ्रेशोल्ड 30 है और डी का थ्रेशोल्ड 40 है। अभी हमने मसल फाइबर में, अपने मसल में 30 मिली वोल्ट का क्या किया स्टिमुलस, 30 मिली वोल्ट का। तो 5 वाला काम करेगा, 10 वाला काम करेगा और 15 वाला काम करेगा। देखो मतलब एबीसी काम करेगा। देखो तो 10 मिली वोल्ट में कितना जनरेट हुआ? 5 न्यूटन। 20 में कितना? 10 न्यूटन। 30 में कितना? 15 न्यूटन। तो तीनों का जो न्यूटन का जो फोर्स है वो जुड़ जाएगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन हो जाएगा, फोर्स जनरेट होगा आपके मसल में। और 40 अगर दे देंगे आप तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, तो इसका फोर्स भी ऐड हो जाएगा। देखो 20, तो टोटल कितना हो गया? 50 न्यूटन। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, ये कोई जनरल कोई बहुत ज्यादा रिजिड डाटा नहीं है। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स। तो जब कई सारे मसल फाइबर्स का फोर्स जनरेट हो जाता है उसी को समेशन वैल्यू कहते हैं। एडिशन ऑफ द फोर्स जनरेटेड बाय इंडिविजुअल मसल फाइबर। यस, ये हाइपोथेटिकल बताया गया आपको। व्हाट इज समेशन बताओ? तो समेशन क्या होता है बताओ? इट इज द एडिशन, लिख लो, समेशन ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है?
It is the addition of force generated by individual muscle fibers. It is the summation of force generated by individual muscle fiber, and this is called summation value. समझ में आ गया सबको? याद रखिएगा, हमारा मसल फाइबर ऑल और नन को फॉलो करता है, मसल इसको फॉलो नहीं करता। देखो कितना बढ़िया चीज है, हमारा मसल फाइबर ऑल और नन को फॉलो करेगा, हमारा मसल ऑल और नन को फॉलो नहीं करता। अभी समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? आर मसल फाइबर वर्क ऑन ऑल और नन प्रिंसिपल, बट आर मसल डज नॉट वर्क ऑन ऑल और नन प्रिंसिपल। मसल ऑल और नन को फॉलो नहीं करता, मसल फाइबर ऑल और नन को फॉलो करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे मसल ऑल और नन को फॉलो करते हैं, आंसर है नहीं। फिर क्वेश्चन पूछा गया क्या हमारे मसल फाइबर ऑल और नन को फॉलो करते हैं, आंसर है यस। हाँ जी, ठीक है ना? चलिए अब देखो, मिटाओ इसको। अब यस, मसल फाइबर फॉलो करता है, मसल फॉलो नहीं करता, क्योंकि एक मसल में कई सारे मसल फाइबर्स होते हैं और हर मसल फाइबर का अलग अलग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात कर रहे हैं। अब देखो एक अलग टर्म है, देखो इसको मसल ट्विच कहा जाता है। मसल ट्विच ये क्या है? जैसे मान लो ये एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, देखिए यहां देखा से ये टाइम है और इधर लिखा आपने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ग्राफ देखो ऐसा बनता है, देखो ये मैक्सिमम मान लो फोर्स है यहाँ पे, तो देखिए मान लो कि आपने अगर एक सिंगल मसल फाइबर आपके पास, ये एक मसल फाइबर है और आपने इसको क्या दिया है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो देखो ये जो पॉइंट है ये है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहता है, स्टिमुलस यहां से दिया गया है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट यहां से हुआ है। तो ये जो आप देखते हैं यहां से यहां देखो, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, और ये देखो यहां से यहां तक ये होता है रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं, इसे कहते हैं आरपी। और देखो ये जो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, इसको लेटेंट पीरियड कहा जाता है, लेटेंट पीरियड, इसे कहते हैं एलपी। मतलब क्या है देखो इसका, कि जहां आपने स्टिमुलस दिया है, स्टिमुलस देने की तुरंत बाद कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, स्टिमुलस के देने के बाद कॉन्ट्रैक्शन जहां से स्टार्ट हुआ, वो जो टाइम होता है उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं, एलपी कहते हैं। देखो तो याद रखना, मसल ट्विच ये एलपी प्लस सीपी प्लस ये आरपी होता है, इसका टाइम 0.1 सेकेंड का होता है। एक टिपिकल स्केलेटल मसल फाइबर सबका एक ऐसा नहीं होता,
एक टिपिकल स्केलेटल मसल फाइबर के लिए बता रहा हूं आपको, ये 0.04 सेकंड का होता है, सॉरी 0.4 0.01 0.01 सेकंड, 0.4 और 0.05 सेकंड। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये 0.1 सेकंड का हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स, ये पॉइंट है, देखो ये रिलैक्स हो रहा है, देखो ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। समझ में आ गया सबको? तो मसल ट्विच एक मसल फाइबर के लिए बताया जाता है, और एक स्केलेटल मसल फाइबर के लिए ये जो टाइम है देखो ये 0.1 सेकंड का होता है। टिपिकल स्केलेटल मसल फाइबर का मसल ट्विच 0.1 सेकंड का होता है, जिसमें एलपी भी होता है, सीपी भी होता है और आरपी भी होता है। muscle twitch of typical muscle twitch of a typical skeletal muscle fiber is of 0.1 second. That includes LP, CP and RP, latent period, contraction period and relaxation period. तो देखो दो मसल ट्विच के बीच में एक गैप आता है, इस गैप को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, अभी आपका कॉन्ट्रैक्शन यहां पहुंचा है और आपने दूसरा स्टिमुलस दे दिया उसको, तो उस स्टिमुलस को आपका मसल फाइबर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। अरे लेटेंट पीरियड ये होता है, यहां से स्टिमुलस दिया गया है, जहां से स्टिमुलस दिया और जहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ उसी को लेटेंट पीरियड कहा जाता है। द पॉइंट ऑफ गिविंग स्टिमुलस and from that point contraction start, that gap is called, यहां से कॉन्ट्रैक्ट देखो स्टिमुलस दिया गया है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है देखो यहां पर, और कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये जो बीच का पीरियड है इसी को कहते हैं लेटेंट पीरियड। और देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन अभी यहां पर पहुंचा है और आपने एक दूसरा स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया, तो आपका मसल फाइबर उस दूसरे स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। दो रेस्पॉन्स के बीच में एक गैप पीरियड होता है एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये जो पीरियड है वो क्या बताओ, ये कहते हैं टाइम गैप होता है, गैप बिटवीन टू सक्सेसिव stimuli and its response। समझ में आ गया? जब तक रिफ्रैक्टिव पीरियड वो कंप्लीट नहीं करेगा, वो वापस अपने पोटेंशियल एनर्जी को गेन नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन फिर कैसे होगा? तो दो सक्सेसिव स्टिमुली और उसके रेस्पॉन्स के बीच में एक टाइम गैप आता है एंड दैट टाइम गैप इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्टरी पीरियड। और याद रखना ये जो पीरियड होता है इट इज मैक्सिमम फॉर कार्डियक मसल फाइबर, और इसलिए कार्डियक मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन काफी स्ट्रेंथफुल होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड सबसे ज्यादा होता है किसका बताओ? कार्डियक मसल फाइबर का, और इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल कॉन्ट्रैक्शन भी आपके कार्डियक मसल फाइबर में ही होता है। हाँ देखो लेटेंट पीरियड में अगर आप इस पीरियड में हैं और आपने देखो इसके पहले हाफ में अगर आपने इसी हाफ में एक स्टिमुलस दे दिया है तुरंत, अब देखो एक टर्म यूज करते हैं तो कहते हैं
टिटेनी, एक टर्म यूज करके टिटेनी कहते हैं इसको। ये क्या होता है देखो, ये कहते हैं क्विक डिस्चार्ज ऑफ हाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस टू अ skeletal muscle। तो इसमें क्या होता है देखो, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर अ ब्रीफ पीरियड, एंड दिस इज कॉल्ड टेटेनी। देखो आपने तुरंत तुरंत फास्ट डिस्चार्ज किया, हाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जब तक बहुत, जैसे अगर मान लो 50 से काम चल रहा है तो हम 100 देते जा रहे हैं उसमें, और तुरंत तुरंत दे रहे हैं आप, तो आपका मसल जो होगा वो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है, उसके बाद उसी को टिटेनी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टिटेनी। क्रैम्प आ जाता है मसल्स में। तो हाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर आप क्विक डिस्चार्ज कर रहे हो अपने किसी मसल पे, तो मसल्स में क्या होगा बताओ, टिटेनी हो जाता है। और व्हाट इज टिटेनी? इसे कहते हैं सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर अ ब्रीफ पीरियड। देखा होगा काफ में या थाई वगैरह में ये हो जाता है, तो प्लेयर्स को फिर बाहर ले जाते हैं इस मैदान से, ठीक है, इसे कहते हैं टिटेनी। मोच बेटा अलग चीज होता है, मोच ये नहीं होता। मोच में तो आपके लिगामेंट्स वगैरह वो मुड़ जाते हैं, वो थोड़ा सा रोटेट, वो टियर हो जाता है, मोच अलग चीज होता है। भागते अगर मान लो तेज आप बहुत ज्यादा आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपके ये जो आपका थाई मसल्स वगैरह होता है, या फिर पैर के नीचे जो आपका जो नी के नीचे का जो पार्ट होता है, उसमें कई बार ये हो जाता है, टिटेनी आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया कि ये सभी मसल्स की कहानी की पूरी की पूरी। अब मैं आपको अगली क्लास में बोन्स के बारे में बताऊंगा। हमने मसल्स का काम कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट क्लास से हड्डी के बारे में बताया जाएगा। We have all completed about our different types of muscles and its activity। हमने अभी एक पार्ट खत्म किया मसल्स के बारे में, अब जो दूसरा पार्ट है वो बोन्स के बारे में है। बोन्स कहाँ कहाँ होता है, क्या नाम है उसका, कैसे उसका अरेंजमेंट होता है, क्या नंबर होता है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द स्केलेटल सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हड्डियों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। होपफुली आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी का सारा लाइन क्लियर हो गया मसल्स वगैरह के बारे में। रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, read NCERT line by line and match your notes with every line of NCERT and have command on NCERT. If you want, if you wish to get 350 marks in your coming NEET exam, you have to score 350 and 350 can be, ये आ सकता है, आप NCERT ध्यान से पढ़िए, नोट्स को NCERT से मिलाकर पढ़ो और देखो कैसे 360 नंबर आएगा और सबके सब आप दिल्ली एम्स में पहुंच जाएंगे डॉक्टर बनके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर कल।